वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज चल रही है डे 1 डे 2 करके, और ये आज का 4th या 5th डे होगा जहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मनरेगा के बारे में जाना था और उससे संबंधित कुछ तथ्यों को कवर किया था और प्रश्न का प्रारूप भी देखा था कि आपसे एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो साथ साथ हम एमसीक्यू भी कवर करते जा रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करवाते जा रहे हैं। ये पूरा आपका 75 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी भी आप अगर ज्वाइन करते हैं 60 से 65 दिन आपको मिल जाएंगे अच्छे से यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए, और आप इतने में पूरा पढ़ के सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, कट ऑफ आराम से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, आपको जो पेड क्विज होता है या फिर जो पेड ग्रुप होते हैं उसमें आपको पूरे स्टडी मटेरियल, सारी पीडीएफ, सारा कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि जो पीडीएफ होती हैं वो आपको पेड ग्रुप में ही मिलती हैं। इसके अलावा वीडियोस तो सबके लिए फ्री रहते ही हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो आप वीडियोस तो आराम से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरा तैयार करना चाहते हैं स्टडी मटेरियल और गाइडेंस प्रॉपर, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इसको हम देखने वाले हैं वित्तीय समावेशन। इसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं वित्तीय समावेशन होता क्या है। वित्तीय समावेशन यानी कि वित्त का समावेशन करना। समावेशन से तात्पर्य होता है कि जो समाज के विभिन्न वर्ग हैं, सभी जो चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे निम्न आय वाले वर्ग हो, सबका समावेशन हो जाए। ठीक है, सभी एक सुविधा का लाभ उठा सके और वित्त से संबंधित सुविधाएं जो हैं जैसे कि बैंकिंग सुविधाएं आदि हैं उनका लाभ सब तक पहुंच सके, ये इसका तात्पर्य होता है। वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से कम आय वाले जो समूह हैं और समाज के वंचित वर्ग हैं, इनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब हमारा जो भारत का रिजर्व बैंक है यह एक इंडेक्स जारी करता है, एक सूचकांक निकालता है, और यह सूचकांक प्रतिवर्ष जुलाई माह में निकाला जाता है। अभी देखा गया कि ये जो सूचकांक है 2021 से 2022 का जो साल था, इसके मध्य जब ये निकाला गया तो देखा गया कि इस सूचकांक में सुधार हुआ है। 53.9 से 56.4 अंकों का सुधार इसमें देखा गया है। और ये जो है 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा उपयुक्त सूचकांक को विकसित किया गया था। तो 2021 से इसको जो है विकसित किया गया था। हर वर्ष ये जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। इसमें मान क्या होता है, 0 से 100 के बीच में मान होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन निकालता है, तो रिजर्व बैंक निकालता है। ठीक है, और कब निकाला जाता है, प्रतिवर्ष निकालते हैं जुलाई माह में, जुलाई के महीने में। इसके अलावा इसके 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है उपलब्धता, दूसरा होता है उपयोग और गुणवत्ता। यानी कि जो वित्तीय सेवाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं, उनकी उपलब्धता सब तक है या नहीं, ये जांच करता है। देखते हैं सब उसका उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो ये सारी चीज़ें इन पैमानों के आधार पर इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई इससे चर्चा, और इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में वैसे जो निम्नलिखित ऑप्शन दिए गए हैं इनमें वित्तीय समावेशन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना, तो ये तो हमने देखा, सभी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार इसका उद्देश्य होता है। पिछड़े वर्गों की संभावित समृद्धि के अवसर प्रदान करना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। बैंकिंग अधोसंरचना को सीमित करना, तो सीमित नहीं करना है भाई, सब तक पहुंचाना है, तो ये इसका जो है नहीं होगा, ये उद्देश्य नहीं होगा। तो यही सही उत्तर चुन लेंगे, ऑप्शन सी। इसके अलावा चौथा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का प्रसार करना, तो ये तो करना ही है हमें। तो सारे ऑप्शन देख लेंगे, और हमारा जो 3rd नंबर का सी वाला है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें सीमित नहीं करना है, विस्तार करना है सब जगह। क्लियर है, तो ऐसा प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला जो हम टॉपिक देख रहे हैं, ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन से संबंधित समाचार। अब इसको जानते हैं क्या है। ईरान में जो है पुलिस काम करती है औपचारिक रूप से मॉरालिटी जिसका नाम है। हालांकि अब इस सेवा को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है, लेकिन मॉरालिटी पुलिस जो काम करती है, इससे एक वहाँ पर हो गई दुर्घटना। यहाँ पर क्या हुआ, हाल ही में एक युवा लड़की की कथित तौर पर अनुचित तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में उसको हिरासत में लिया गया और फिर हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। तो ये जो पुलिस है इसका विरोध किया गया, और इस विरोध प्रदर्शन के बाद में ईरान ने हाल ही में अपनी मॉरालिटी पुलिस को समाप्त कर दिया। मॉरालिटी जो पुलिस सेवा थी इसको समाप्त कर दिया। तो इससे संबंधित एक जो तथ्य है इसको याद रखिए, मॉरालिटी पुलिस को जो है औपचारिक रूप से गश्त ए इरशाद या फिर मार्गदर्शन गश्ती के रूप में जाना जाता था। तो ये इसके अन्य नाम थे। इस विभाग का गठन विनम्रता और हिजाब की संस्कृति के प्रसार के उद्देश्य से किया गया था।
उन्होंने ड्रेस कोड लागू करने के लिए 2006 में गश्त शुरू की थी ताकि वहाँ के लोग हिजाब जो है इस्तेमाल करें। यह ड्रेस कोड देश में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही लागू है और 1981 में 1981 में अनिवार्य हिजाब नियम लाए गए थे। तो बस इन्हीं की देखरेख इसको करनी थी। इसका नाम था मार्गदर्शन गश्ते इरशाद। एक लड़की को इन्होंने हिरासत में लिया और वहाँ पर इसकी मौत हो गई, तो इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। उसके बाद ईरान की जो सरकार थी उसने मोरालिटी पुलिस सेवा को समाप्त कर दिया। तो बस इतना ही मुद्दा था, इसको हमने जान लिया। इसके बाद अगला टॉपिक है बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के बारे में तो सब जानते हैं, सब इससे जूझ रहे हैं। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है या फिर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्ति को रोजगार अवसर नहीं हो पाते, रोजगार के अवसर मिल ही नहीं पाते। बेरोजगारी दर की गणना श्रम बल के कुल लोगों की संख्या से बेरोजगारों की संख्या को विभाजित करके की जाती है। इसके बाद है बेरोजगारी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, भारत में कौन कौन से बेरोजगारी को मापने के दृष्टिकोण है, देखते हैं। सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, इसमें उन व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है जो वर्ष के एक बड़े हिस्से में बेरोजगार रहते हैं। वर्तमान साप्ताहिक दृष्टिकोण से, जो साप्ताहिक स्थिति होती है उसके दृष्टिकोण से अगर देखें तो यह वह स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति ने पूरे सप्ताह में 1 घंटे भी काम नहीं किया किंतु इस दौरान रोजगार अवसर की वह तलाश में रहा हो। यानी कि कोई व्यक्ति रोजगार ढूंढ रहा है पर उसे एक भी दिन काम नहीं मिला पूरे हफ्ते में, ठीक है, तो उसको कहेंगे साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण से बेरोजगारी। फिर है वर्तमान दैनिक स्थिति दृष्टिकोण, जिस व्यक्ति के पास एक दिन में 1 घंटे के लिए भी कोई लाभकारी काम ना हो उसे उस दिन के लिए बेरोजगार के रूप में वर्णित किया जाएगा। तो ये 3 दृष्टिकोण है, एक दिन वाला है, एक सप्ताह वाला है और एक वर्ष वाला है, ठीक है। इसके बाद बेरोजगारी के प्रकार अगर देखें तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। प्रीलिम्स की परीक्षा में ये प्रश्न बनता है, तो बहुत ध्यान से देखें। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? यह स्थिति जब वास्तविक अवस्था से अधिक लोगों को नियोजित किए जाने पर बनती है। यानी कि आपके पास वैकेंसी है सिर्फ 100 और आप ले लें 200 लोगों को, तो बाकी के जो 100 लोग हैं वो काम नहीं कर पाएंगे, 100 लोग ही काम करेंगे। तो वो नियुक्त तो है, रोजगार तो उनके पास है लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगी इस प्रकार से। इसके बाद है संरचनात्मक बेरोजगारी। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बाजार में उपलब्ध रोजगार अवसरों और वहीं पर उपलब्ध श्रमिकों के कौशलों के बीच भारी भरकम अंतर हो जाए, तो इस प्रकार की बेरोजगारी बनती है संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, यह ऐसी स्थिति है जब वर्ष के कुछ विशेष मौसम के दौरान उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बेचता है लेकिन उसके बाद फिर ठंड आ जाती है तो वो आइसक्रीम बेचने का काम बंद कर देता है क्योंकि उस समय तो कोई खरीदेगा नहीं, तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है। यानी कि किसी का कोई कारोबार है, किसी का कोई बिजनेस है, स्टार्टअप है जो कि सिर्फ एक विशेष मौसम में ज़्यादा चलता है, उसके बाद फिर उसका प्रचलन कम हो जाता है या फिर उसका जो सामान है वो लोग कम खरीदते हैं किसी और मौसम में, तो फिर दूसरे मौसम में उसका काम चलेगा नहीं, काम बंद हो जाएगा, या तो उसको दूसरा काम करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तो वो इस बेरोजगारी के अंतर्गत आएगा, मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत वो आने वाला है। फिर है तकनीकी बेरोजगारी। यह स्थिति प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई प्रौद्योगिकी सीखी और उसके बाद फिर वो चेंज हो जाए एकदम से और फिर आपको नया कौशल सीखना पड़ेगा, और अगर आप वो सीखने में सक्षम नहीं हैं तो फिर उस समय आप बेरोजगार हो जाएंगे। चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है? इस प्रकार के बेरोजगारी मंदी के दौरान बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती जाती है। वर्तमान में भारत में चक्रीय बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े नगण्य हैं। यह स्थिति पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में सामान्य तौर पर उत्पन्न होती है। घर्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं? यह 2 अलग अलग रोजगार अवसरों के बीच में समय अंतराल है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है और या फिर 2 नौकरियों के बीच में बदलाव कर रहा होता है। यानी कि स्विच करने वाली स्थिति होती है। आपके पास एक जॉब तो है, जैसे अभी आप एक प्राइवेट जॉब में हैं, एक आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लेकिन आपका आकर्षण है गवर्नमेंट जॉब में, आपको सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपने अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ दी है, अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब भी है जो आपकी नहीं लग पा रही है। तो इस समय में जो ये अंतराल है प्राइवेट जॉब छोड़ने से गवर्नमेंट जॉब लगने तक, ये अंतराल में आप क्या है? बेरोजगार हैं। तो आपके पास पहले रोजगार था लेकिन अब आप बेरोजगार हैं, आगे आप कोई और रोजगार लेना चाहते हैं, तो ये जो बेरोजगारी है कहलाती है घर्षण बेरोजगारी। इसके बाद अगला जो अवसर है सुभेद्य रोजगार अवसर। इसमें वे लोग शामिल होते हैं जो उचित नौकरी अनुबंध के बिना अनौपचारिक रूप से काम कर रहे होते हैं। यह भारत में मौजूद बेरोजगारी के मुख्य प्रकारों में से एक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार के लिए ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में, जहाँ पर अनौपचारिक रूप से वो काम करते रहते हैं, कोई वहाँ पर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ भी पेपर वर्क नहीं होता है, बस ऐसे ही लग जाते हैं वो काम पर, कुछ समय तक करते हैं, उसके बाद कंपनी हो सकता है निकाल भी देती है। कई चिट फंड कंपनियां आदि होती हैं तो वो भी ऐसे आकर्षण के अंतर्गत ही आ जाएंगी। सुभेद्य रोजगार अवसर, जहाँ पर लोगों को कुछ समय के लिए रोजगार के अवसर मिले और फिर वो चले जाएं, फिर वो खत्म हो जाएं,
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बेरोजगारी के प्रकार देखे और बेरोजगारी के दृष्टिकोण देखे और बेरोजगारी देखी कि क्या बेरोजगारी से संबंधित तथ्य हैं। आप प्रकार जरूर याद रखें, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके आगे अगले जो वीडियो में हम टॉपिक देखेंगे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इससे संबंधित तथ्य देखेंगे, उद्देश्य देखेंगे और इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।